Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are talking about Victorian age. So some of you asked me a question, लेकिन मेरे ख्याल में जब चंद एक ने पूछा तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा. So let me answer it here in front of you. Okay, when we are having online class, so you people have paid for that, and you are here in the class, and the same material is then transferred to YouTube. So इसके क्या रीजन है? क्योंकि वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पे नहीं किया होता, तो इस तरह वो भी देख लेते हैं. तो इसके पीछे कुछ रीजंस ये हैं, देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास होती है वो क्लास होती है. हम एक क्लास के टाइम टेबल में हैं, और उस टाइम टेबल में बेसिकली हर बंदा तो नहीं है जो इसको यूट्यूब पे देख रहा है. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइम टेबल है, वरना मटेरियल हर यूनिवर्सिटी का यूट्यूब पे मौजूद है, कोई भी देख सकता है. मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कि इन मटेरियल्स को पढ़ा रहे हैं. सेकंड थिंग ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को ये स्लाइड्स देता हूँ, और इसमें MCQs इसके साथ अटैच होते हैं, और फिर हमारे पास क्वेश्चन एंड आंसर का एक टाइम होता है, या आपके पास उसका चांस होता है, राइट होता है, जो कि ऑनलाइन वालों के पास नहीं है. एंड थियरली मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिसकी वजह से मैं ये करता हूँ वो ये रीजन है कि देयर आर सम पीपल who really cannot afford. उसमें से बहुत सारे लोग वो हैं हमारे बहन भाई जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है. कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, कुछ किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं. तो वो उनके लिए बड़ी गनीमत होती है कि उन्हें कोई ऐसा लेक्चर मिल जाए जो कि उन्हें समझ भी आए. वरना तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, लेकिन उनको समझने के लिए इंसान सोचता है कि अगर मैं इतना समझदार होता तो मैं खुद ही पढ़ लेता. तो ये कुछ रीजंस हैं इसके पीछे. सो नाउ लेट्स गो टू विक्टोरियन एज. ओके जी, विक्टोरियन एज इज कॉल्ड द एज ऑफ नॉवल. सो 1832 से 1900 तक ये टाइम चलता है. ये बेसिकली राइज था नॉवल राइटिंग का. जिस तरह हर एज किसी न किसी हवाले से मशहूर होती है, न्यू क्लासिकल एज जिस तरह है उसमें आप साइंटिफिक इन्वेंशंस देख रहे हैं. एंग्लो सैक्सन एज जो है उसमें पोइट्री हो रही है. रिनेसेंस में हम ड्रामास देख रहे हैं, और ये रोमांटिक पोइट्री में एक पोइट्री की डिफरेंट फॉर्म हमारे सामने आ रही है. सो दिस इज एज ऑफ नॉवेल्स. ये नॉवल राइटिंग की एज है. इसमें नॉवेल्स को बड़ा मकाम मिला. ये एक थोड़ी सी लेंथी स्लाइड है. सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरियलाइजेशन स्टार्टेड. अब सीरियलाइजेशन क्या थी कि हर बंदा इतना काबिल नहीं था, यानी पैसे के हवाले से, कि वो अपने नॉवेल्स छाप लेता, या हर कंपनी इतने नॉवेल्स नहीं छाप सकती थी. तो कुछ ऐसे मैगजीन्स जो सीरियल वाइज पब्लिश होते थे, उसमें ये अच्छे अच्छे जो नॉवेल्स थे उनको एपिसोड वाइज पब्लिश किया गया, जिसमें अ टेल ऑफ टू सिटीज जो था वो इम्पोर्टेंट था. द मॉनसून, ये सारे थे जो कि पूरा साल उसके अंदर मुख्तलिफ एपिसोडिकल इनकी जो एपिसोड्स थी वो पब्लिश होती थी. फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस दौर में हो रही थी. अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो असैसिन्स क्रीड सिंडिकेट, अगर आपने वो देखी हो तो आपको पूरी विक्टोरियन एज क्लियर हो जाएगी. उसमें चार्ल्स डिकन्स को भी दिखाया गया. सो हार्ड टाइम्स जो है दैट डिपिक्ट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइम. फिर सुपर क्लास कॉन्शियसनेस, जिसे जेन आयर के नॉवेल्स में हम देखते हैं कि एक क्लास कॉन्शियसनेस होती है, एक सुपर क्लास कॉन्शियसनेस होती है, जो उससे भी अगली स्टेज है. एंड देन साइंस एंड रिलीजन, जिसको हम देखते हैं रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी. फिर प्रोग्रेस देखते हैं, जिसमें इंसान की प्रोग्रेस है, उससे ओलिवर ट्विस्ट बाय डिकन्स, एंड हार्ड टाइम्स बाय डिकन्स अगेन. नॉस्टैल्जिया, जिसे हम यूलिसियस में देखते हैं. यूलिसियस इज द अदर नेम ऑफ ओडिसियस. सो यूलिसियस जो है जेम्स जॉयस, उसके अंदर हमें ये नजर आता है नॉस्टैल्जिक एलिमेंट. सो जेन आया, जिसमें हमें बेसिकली ये एक यूलिसियस जेम्स जॉयस की है, एक ये है एक स्पेंसर की, आई गेस. तो ये उस पोम का नाम है. ये वो उसका जेम्स जॉयस वाला वर्क नहीं है. सो इसमें नॉस्टैल्जिक है वो, सॉरी, टेनिसन है, आई थिंक सो. टेनिसन, यस, अल्फ्रेड टेनिसन. थैंक्स फॉर योर करेक्शन. अल्फ्रेड टेनिसन इसमें ओडेसियस के बारे में लिखता है, जो कि अब ट्रॉय की वॉर से वापस जाता है. सफर के बाद जितनी तकालीफ के बाद पहुंचता है, तो वहां पे फिर ही रिमेंबर्स ऑल दोज थिंग्स ही डिड, एंड सिंस ही वाज लवर ऑफ ऑल एक्टिविटीज एडवेंचर्स, तो वो उनको याद करता है. फिर जेन आया, जो कि विमेन राइट्स के ऊपर लिखी गई. अगेन, सो विमेन राइट्स इज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट
थीम। सो विक्टोरियन एज जो है वो मुख्तलिफ थीम्स, मुख्तलिफ उन से भरी हुई है जो कि टॉपिक्स कह सकते हैं। इसलिए चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स हैं हम उसमें देखते हैं कि ही इज सच अ वर्सटाइल राइटर कि वो जेन ऑस्टन की तरह, हार्डी की तरह कुछ ही टॉपिक्स के ऊपर नहीं लिखता रहता। इसके अंदर वर्सिटिलिटी है, यूनिवर्सैलिटी है, क्रिएटिविटी है, नॉवेल्टी है जो कि उसके वर्क्स में शामिल है। अब विक्टोरियन लिटरेचर क्या है? ये वो फिक्शन, ऐसे, लेटर्स, इनकी कलेक्शन है जो कि क्वीन विक्टोरिया की एज में लिखे गए। जिसका एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ की एज से था, ये क्वीन विक्टोरिया की एज से था। सो इसमें बेसिकली जो एक लिंक बनता है जो रोमांटिक राइटर्स से और जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर है 20th सेंचुरी का, उनको ये आपस में मिलाती है विक्टोरियन एज। अब ये हुआ कि जो 19th सेंचुरी थी, नॉवल एक लीडिंग फॉर्म पे आ गया। और जो प्री विक्टोरियन राइटर्स थे, जिसमें हमारे पास पोइट्री में ब्लेक है और नॉवेल्स में जेन ऑस्टन और वॉल्टर स्कॉट, क्योंकि हम नॉवल की बात करें तो इन दोनों की करेंगे। इन्होंने नॉवल को परफेक्ट कर दिया था और इसके अंदर से जो खराफात थी वो खत्म कर दी थी। और इसमें हम देखते हैं कि ये वो टाइम था जिसमें विक्टोरियन नॉवल ने अपने क्लाइमेक्स को छुआ। इसके अलावा फिर हमारे पास जो राइटिंग्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउनिंग, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, उसके अलावा चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, किपलिंग, स्टीवेंसन, बैम स्टोकर, टेनिसन, ये थैकरे, ट्रॉलप, ऑस्कर वाइल्ड, यू नेम इट, और बेशुमार जायंट्स इसमें मौजूद हैं जो इस टाइम में लिख रहे थे। इसमें नॉवेल्स भी लिखे जा रहे थे, पोइट्री भी बड़ी कमाल थी, ड्रामास भी बड़े आउट क्लास थे, लेकिन प्राइमरीली ये एज नॉवल की एज के नाम से जानी जाती है। अब इसमें जो रियलिस्टिक विक्टोरियन नॉवेल्स लिखे गए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इट वाज एन एम्फसिस ऑन हियर एंड नाउ, यानी इसमें पास्ट को नहीं शामिल किया गया, जो हो रहा था उसके ऊपर तनकीद की गई, उसके ऊपर तकरीर की गई। जिस तरह इसके नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकेंस के, कि वो उन सोशल सेटिंग्स को भी प्रोमिनेंटली देख रहा था। फिर अटेंशन दी गई टू स्पेसिफिक एक्शन एंड वेरीफाइबल कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो एक्शन है उसका रिजल्ट या उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, यानी जो रियलिस्टिक मैनर में पॉसिबल है। फिर कॉमन एक्शंस या इंसान की जो लाइक माइनर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस थी मिडिल क्लास की उस दौर में, उनको भी इसमें दिखाया गया। तो कुछ लोग नॉवेल्स को लेके चल रहे थे सिटी की तरफ, जिसमें हमारे पास चार्ल्स डिकन है, और कुछ लोग नॉवेल्स को टाउन की लाइफ में लेके चल रहे थे, जिस तरह जॉर्ज इलियट है और थॉमस हार्डी है। फिर डायरेक्ट लैंग्वेज थी और वो इश्यूज लिखे गए जो कि उस वक्त लाइक इजीली उस आसान जुबान में समझे जाते थे। करेक्टराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, यानी नॉवल राइटिंग थी तो उसमें करेक्टराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई, जो कि पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इनको इनहेंस किया गया। तो एक नंबर ऑफ लिस्ट देखते हैं हम कैरेक्टर्स की, जो कि इस टाइम में इंक्रीज हुई। अब जो अर्लियर विक्टोरियन पोइट्री थी उसमें टेनिसन एंड ब्राउनिंग, इनकी जो अर्लियर पोम्स थी उसमें हमें रोमांटिसिज्म के इम्प्रिंट्स नजर आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी के बाद आने वाले थे। टेनिसन बायरन के क्लोज था, और कीट्स ब्राउनिंग ये जो थे ये बेसिकली ये शेली की, सॉरी, जो बायरन कीट्स जो था, टेनिसन बायरन और कीट्स के करीब था, उनको पसंद करता था। ब्राउनिंग जो था वो शेली को पसंद करता था। पसंद करने का मतलब है कि उनको पढ़ना, उनकी तरह लिखने की कोशिश करना। लेकिन ये कन्वेंशनल जो मोड्स थे उस जमाने में, उससे इन्होंने इसके होते हुए रिवॉल्ट नहीं की। तो जो रेवोल्यूशनरी थियरीज थी उस जमाने में जो कि रोमांटिक्स ने लिखी, उन्हें चेंज कर दिया गया एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स में, डार्विन की उन साइंटिफिक थियरीज के हवाले से या बैंटम की थियरीज की वजह से। सो ये टाइम रेवोल्यूशन का नहीं था, जिस तरह रोमांटिक एज इज द एज ऑफ रेवोल्यूशन, सो विक्टोरियन एज में बी कॉल्ड एज ऑफ एवोल्यूशन। अब अल्फ्रेड टेनिसन, सो अल्फ्रेड टेनिसन जो था वो इस एज का रिप्रेजेंटेटिव पोइट था। उसकी जो पोइट्री है उसमें वी कैन रिलीजन एंड साइंस इस तरह शो किया गया रिटर्न ऑफ द नेटिव में, कि बेसिकली वो एक रिलीजन था जिसकी बेस पे वो उसने सब कुछ इन द एंड रिलीजन का होके रह गया।
इसको अगर नॉवल को आप गौर से पढ़ें तो उसमें हमें रिलीजियस एलिमेंट्स नजर आते हैं। इन द एंड जो क्लाइम होता है, क्लाइम यूब्राइट, वो अपने आप को रिलीजन के लिए डेडिकेट कर देता है। साइंस हमें नजर आती है उस जमाने के सिटी के हालात में कि जो साइंस के हवाले से फ्रांस या पेरिस की जो वो दिखाई जा रही है प्रोग्रेस, जिसकी वजह से हैटी सोरेल वहां जाने की ख्वाहिशमंद है उसकी प्रोग्रेस की वजह से, वो प्रोग्रेस जो कि उस हीथ में मौजूद नहीं है। सो कमिंग बैक, इसकी जो पोइट्री है उसमें हमें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ नजर आती है, और इसमें साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, जो कि डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी या उसके उस मकोले के बाद सामने आया कि साइंस और रिलीजन जो है बेसिकली नॉर्मली एट डैगर्स एंड ही रहे, लड़ाई में रहे एक दूसरे से। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें अल्फ्रेड टेनिसन की पोइट्री में नजर आता है, जो कि स्पिरिचुअल के हवाले से भी लिखता है, जो कि रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, और इंटेलेक्चुअलिटी पे भी लिखता है, जो कि साइंस को रिप्रेजेंट करती है। सो टेनिसन जो है वो इन इश्यूज को, दोनों इश्यूज को, रिलीजियस और साइंटिफिक इश्यूज को डिस्कस करता है अपनी पोइट्री में। और उसकी पोइट्री को अगर कहा जाए क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम तो गलत नहीं होगा, कि उसने एक तरह से अपने वर्क्स के जरिए हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिया, कि ऐसे थीम्स पे लिखा जो कि क्रोनोलॉजिकली चलते आ रहे थे। सो ही रोट अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री इन वर्स। सो टेनिसन के जो वर्क्स है उसमें यूलिसियस जो उसकी पोएम थी, दैट इज अबाउट ओडिसियस, जो कि ट्रॉय का एक बड़ा जनरल था और उसमें अपनी चालों की वजह से मशहूर था। ये वही ओडिसियस था जो एक्लीस को लेके आया जंग में, ये वही ओडिसियस था जिसने वुडन हॉर्स बनाने के लिए कहा, और यही वो ओडिसियस था जिसने खुदाओं को चैलेंज किया और 10 साल के लिए कंडेम हो गया कि घर नहीं जा सकेगा। ओके, सो अब इसमें इसके इन मेमोरियम AHH और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, क्रॉसिंग द बार एंड द लेडी ऑफ शार्लेट, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो लाइक यूलिसियस जिसने इसको इमॉर्टल किया एज अ पोइट, Robert Browning. So he is my third favorite poet after Keats and Shelley, and before Robert Frost. So Robert Browning जो है, he is famous for his dramatic monologue. इसकी poems को पढ़े तो हमें dramatic monologue नजर आती है। अब dramatic monologue क्या है? Monologue is one person's communication. So dramatic monologue is a one person's communication with a person, with things, with people, with settings, natural settings, in which he is giving a dramatic action. सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ्रा लिपोलिपी जो इसका वर्क है, एंड्रिया डेल सार्टो ले लें, या इसकी पैट्रियट इनटू ट्रेटर ले लें, या माय लास्ट डचेस ले लें, हर एक में आपको ड्रामेटिक एक्शन नजर आता है। बोल एक बंदा रहा है लेकिन वो ऐसे गुफ्तगू करे कि आपको पता चलता है कि अच्छा दूसरे बंदे के इस चेहरे पे क्या तासुरात थे, उसने क्या सुन के कहा, किस तरह वो डर गया ड्यूक की बात को सुन के, ड्यूक ने किस तरह अपनी अमारत को और अपनी क्रूअल्टी का इजहार किया। तो वो सारा कुछ एक ड्रामाई एक्शन में सामने आता है। देन सोल डाइसेक्शन। ब्राउनिंग की सबसे अच्छी बात है कि ब्राउनिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद बोलते हैं अपना आप। सो सिलिलॉक्वी और जो मोनोलॉग है, बेसिकली इसमें यही फर्क है। सिलिलॉक्वी तब होती है जब एक बंदा स्टेज पे अकेला है, ज्यादातर ये ड्रामास में होता है, और वो अपने ख्यालात तो ऑडियंस को नहीं बता सकता, तो वो बोल के बताता है, तो ऑडियंस को पता लगता है कि ये क्या सोच रहा है। जो मोनोलॉग है बेसिकली ये भी एक बंदे की कन्वर्सेशन है, लेकिन इसमें इट डज नॉट हैव टू बी ऑन अ ड्रामेटिक वे। इसे ड्रामा में होना इसका जरूरी नहीं है, ये आप अकेले बैठ के बोल रहे हो तो वो भी मोनोलॉग है। सो सिलिलॉक्वी बेसिकली ऑडियंस को सुनाने के लिए। सो यहाँ असाइड भी होता है। असाइड एक तीसरी चीज है। असाइड क्या होती है कि कैरेक्टर स्टेज पे खड़े हैं और एक बंदा कोई ऐसी बात कहना चाहता है जो वो सोच रहा है, लेकिन वो बाकी कैरेक्टर्स को ना पता चले, तो वो इस तरह ऑडियंस की तरफ मुंह करके कह देता है। तो वो ऑडियंस की तरफ मुंह करके कह देगा यार है बड़े चवल बंदे, इस तरह कि वो उनको नहीं पता लगेगा लेकिन ऑडियंस को पता लग जाएगा कि इसने क्या सोचा इनके बारे में या क्या कहा। जी, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए लोगों की जरूरत या मोनोलॉग के लिए जरूरत नहीं है। सो ये अब ब्राउनिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो खुद बोलते हैं। ब्राउनिंग के कैरेक्टर्स खुद अपना आप बयान करते हैं, दे डिस्कस देमसेल्फ, यानी हमें उनके उसकी पोम को पढ़ने के बाद इसके कैरेक्टर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब जब आप मेंढक का ऑपरेशन करते हैं, मेंढक का फ्रॉग की डाइसेक्शन होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि उसको हम खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, यानी वो चीजें जो एपरेंटली हमें नजर नहीं आ रही।
तो जो सोल डाइसेक्शन है वो ये है कि इंसान की बॉडी को देख के, शक्ल को देख के नहीं पता चलता इसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी सोल की चीर फाड़ के जरिए हमें पता लगता है कि इसके दिल में यानी इसके माइंड या हार्ट में चल क्या रहा था। तो वो उसके कैरेक्टर्स खुद सोल डाइसेक्शन करते हैं अपनी, और वो खुद बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, मेरे साथ क्या हुआ, मैं किधर आया, अब क्या होने जा रहा है। सो बेसिकली जिस तरह जो ड्यूक है वो माय लास्ट डचेस में अपने बारे में सब कुछ खुल के बता देता है, यानी कोई एक इंच नहीं रह जाता कि हम उस ड्यूक की पर्सनैलिटी के बारे में मुबहिम रहें, हमें उसके बारे में क्लैरिटी मिल जाती है। फ्रा लिपोलिपि पढ़े तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि एक मंक जो है वो प्रोस्टिट्यूट्स के एरिया से आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो उसकी सारी रीजन हमें पता लगती है जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, ब्राउनिंग की सबसे अच्छी बात है कि ब्राउनिंग अपने किसी भी फॉर्म में नहीं है, आप इसकी कोई भी फॉर्म पढ़ लें आपको उसके कैरेक्टर्स तो नजर आएंगे लेकिन ब्राउनिंग नहीं आएगा। अनलाइक शेली, अनलाइक फ्रॉस्ट, अनलाइक कीट्स जो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन स्टिल दे आर हाईली सब्जेक्टिव। लेकिन ब्राउनिंग जो है ही इज हाईली ऑब्जेक्टिव, वो अपने किसी कैरेक्टर में नजर नहीं आता बल्कि उसके कैरेक्टर्स खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। So Browning, he was a man of science, so he believed spiritualism to be fraud and proved one of Daniel Douglas Holmes' most adamant critics. So और इसमें इसने उसको क्रिटिसिज्म का शिकार बना किया उसको, ये बहुत ज्यादा खिलाफ था स्पिरिचुअलिज्म के। He inherited substantial musical ability through his mother, तो एक म्यूजिशियन भी बहुत अच्छा था। He knew many languages, लैंग्वेजेस बहुत अच्छी जानता था, ज्यादा जानता था, और ये शेली को फॉलो करते हुए एथियस्ट बना। अब शेली एथियस्ट था या नहीं था, आई बिलीव दैट ही डिड नॉट बिलीव इन प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन बट ही वाज अ बिलीवर ऑफ रिलीजन। लेकिन जो ब्राउनिंग था इसने उसको फॉलो किया एंड ही डिड नॉट मच बिलीव इन रिलीजन ईदर। सो ब्राउनिंग के जो वर्क्स हैं उसमें मैन एंड वुमेन, माय लास्ट डचेस, फ्रा लिपोलिपि, एंड्रिया डेल सोर्टो, पॉलिन, ड्रामेटिक लिरिक्स जिसमें बहुत सारी पोम्स हैं, ड्रामेटिक पर्सोने जिसमें बहुत सारी पोम्स हैं, और इसकी एक बहुत अच्छी पोम है लास्ट राइट टुगेदर। शेली और ब्राउनिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों पोइट्स, वो रोमांटिक एज का और ये विक्टोरियन एज का पोइट, कि ये इनकी पोम के एंड में नॉर्मली हमें एक होपफुलनेस का एलिमेंट मिलता है, होप मिलती है। जैसा शेली कहता है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो इस ब्राउनिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर हमें होप मिलती है। इस जो इसकी पोम है द लास्ट राइट टुगेदर, तो अपरेंटली तो उसका बड़ा एक पैसिव थीम है कि एक लवर अपने बिलव्ड से जिसका शायद ब्याह होने वाला है तो उसे कहते हैं कि मुझे एक आखिरी चांस दे दो अपने साथ ट्रेवल करने का, तो वो राजी हो जाती है, ओके ठीक है। अब ये कितना दर्दनाक लम्हा है कि एक लवर और बिलवर्ड आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन ब्राउनिंग इसमें से भी तीन एलिमेंट्स निकाल लेता है हैप्पीनेस या उसके होपफुलनेस के। तो पहला एलिमेंट क्या है कि भाई मेरी बिलवर्ड मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं अभी आज के मोमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, कल किसने देखी है। फिर दूसरा वो क्या सोचता है कि काश ये टाइम हमारा अमर हो जाए, यानी ये टाइम रुक जाए, यहीं पे रुक जाए और मैं और मेरी बिलवर्ड हमेशा सफर करते रहे। और थर्ड क्या है, कहता जी मैं अपनी बिलवर्ड को यहां नहीं पाना चाहता, मैं उसे पाऊंगा जन्नत में। तो वहां पे अगर मैं वहां पे ये नहीं मिलेगी तो जन्नत का मजा नहीं रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये मुझे जन्नत में मिले जहां फिर ये हमेशा मेरी होगी। सो एक इंतहाई पेसिमिस्टिक थीम में तीन एलिमेंट्स इसने ढूंढे ऑप्टिमिज्म के, तो नॉर्मली इसकी पोम्स के अंदर ऑप्टिमिज्म मिलता है। मैथ्यू आर्नल्ड, अ क्रिटिक, तो ये ही वाज फ्री फ्रॉम वर्ल्डलीनेस, ही वाज मैन ऑफ लेटर्स, इंटेलेक्चुअल पर्सन था, और उसकी पर्सनालिटी अपनी राइटिंग से डिफरेंट थी। सो कहा जाता है कि हर एक इंसान के दो रूप होते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो खुद होता है, यानी जो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए। लेकिन चाइनीज कहते हैं उनके मुताबिक हर एक इंसान के तीन रूप होते हैं, एक रूप वो जो दुनिया को दिखाने के लिए, एक रूप वो जो फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाने के लिए, और एक उसका हकीकी रूप जो वो है। तो हम में से हर एक बंदे का एक वो हकीकी रूप भी होता है जो कि ना दुनिया ने देखा होता है, ना फ्रेंड्स एंड फैमिली ने देखा होता है। वो नॉर्मली एक ऐसा रूप होता है जो सिर्फ हमें पता होता है। सो वर्ड्सवर्थ जो था वो आर्नल्ड का नेबर था, तो ये एक क्लोज कंपेनियनशिप में भी रहे। इसका कल्चर एंड अनार्की, सोहराब एंड रुस्तम ऑन ट्रांसलेटिंग होमर और साइरसेस, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। फिर लेट विक्टोरियन जो पोइट्स आए उनमें रोमांटिक रिवाइवल कहा गया इस एज को, इस टाइम को। इसमें प्री रैफेलाइट मूवमेंट आई।
सो प्री रेफेलाइट मूवमेंट में रोजेटी यानी क्रिस्टीनिया रोजेटी और दांते गैब्रियल रोजेटी इसके ब्रदर, ये जो थे दोनों, और इन्होंने बेसिकली एक तरह से रेफेलाइट मूवमेंट क्यों कहते हैं, रफायल के पीछे, रफायल वाज अ पेंटर इन इटली, तो ये भी पेंटर्स थे, और वो ये उसी टाइम को जो कि रफायल से पहले वाला टाइम था, उस टाइम के रेनेसांस को कॉपी करते थे अपनी पेंटिंग्स में, अपनी पोइट्री में। फिर स्विनबर्न और मॉरिस, ये जो पोइट्स थे उस टाइम पे, हॉलमैन हंट था, एंड ये भी ब्रदरहुड इसने डेवलप किया पेंटर्स का, फिर ये उसके साथ रहे। सो ये जो लोग थे, दे वर इम्प्रेस्ड विद इटालियन पेंटिंग बिफोर द टाइम ऑफ रफायल। सो ये रफायल से पहले जो पेंटिंग्स की जाती थी इटली में, ये उससे ज्यादा इम्प्रेस थे, इन्फ्लुएंस थे। डेंटे गैब्रियल रोजेटी, ये पेंटर था, राइटर था सोनेट्स का, और गैब्रियल रोजेटी का बेटा था, जो कि रेफ्यूजी था फ्रॉम इटली। इसकी जो पोइट्री थी पर्सनल भी थी और इम्पर्सनल भी थी। पर्सनल को हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव, और इम्पर्सनल को कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। टॉकिंग अबाउट डेंटे गैब्रियल रोजेटी, तो ये उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे जो मैं आपको भेज दूंगा स्लाइड्स में। क्रिस्टीनिया रोजेटी जो कि ज्यादा मशहूर हुई, शी वाज सोनेट राइटर फॉलोइंग इटालियन फॉर्म्स, पेट्रार्क को फॉलो करते हुए, वाइड थीम से इसके, और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर शी एम्प्लॉयड इन हर पोइट्री। गोब्लिन मार्केट, ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क था, द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड अदर फॉर्म्स। ओके, विलियम मॉरिस एक कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्विनबर्न is important, लेकिन इसमें Algernon Charles Swinburne was his full name. He was a musician, painter, poet, novelist, playwright, शेक्सपियर और शेली से इंस्पायर था। अब अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट, इंपॉर्टेंट वन। सो अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट में हमारे पास चार्ल्स डिकेंस है, विलियम थैक्रे है, बेंजामिन डिसराइली जो कि इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर भी था, वजीर खारजा भी रहा, वजीर खजाना भी रहा, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एमिली एंड शार्लेट ब्रॉन्टे, और विकी कॉलिंस एंड एंथनी ट्रॉलप. So these were the people with high name, high fame, and high level of writing. Charles Dickens, so most popular novelist, one of the most popular people ever in literature. 25 साल की उम्र में इसने पहला नॉवल लिखा, पिकविक पेपर्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसके हवाले से। ट्रेंड चेंज फ्रॉम रोमांस टू कोल्ड रियलिटीज। अब यहाँ पे क्या था कि अब वो जो उसने जिसका लिखा हमारी जेन ऑस्टन ने, उसके बाद से टाइम अब चेंज हो चुका था। अब जो हार्श और कोल्ड रियलिटीज थी लाइफ की, उसके बारे में लिखा जा रहा था। फिर सेंटिमेंटलिज्म जो था वो भी नजर आया हमें विक्टोरियन नॉवेल्स के अंदर, इसके कुछ नॉवेल्स के अंदर ग्रिम रियलिटीज नजर आई, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिमिज्म था। He talks about certain harsh realities, but yes, he is hopeful for a better humanity. Faith था इसका better word के अंदर। कुछ इसने कॉमेडी नॉवेल्स भी लिखे, लेकिन इसके जो एक्सप्रेशन हैं ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट के, वो हमें बड़े क्लियरली नजर आते हैं कि ही वाज अ मैन ऑफ लाइक स्प्रेडिंग ह्यूमनिज्म। ये इसके नॉवेल्स की एक लंबी लिस्ट है। सो यू बहुत कुछ लिखा। ही वाज रियली वेरी प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट। कुछ इसके डायरेक्ट नॉवेल्स पब्लिश हुए, कुछ मंथली सीरियल्स में पब्लिश हुए। सो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसमें कुछ कोलैबोरेटिव वर्क्स थे उसके, कुछ इसकी शॉर्ट स्टोरीज थी, कुछ नॉन फिक्शन था, कुछ प्लेस थे, कुछ पोइट्री थी, लेकिन एज अ नॉवेलिस्ट ही इज मोर नोन। सो इसकी शॉर्ट स्टोरीज की लिस्ट है। उसकी शॉर्ट स्टोरी में जो है ये क्रिसमस ट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था। अ क्रिसमस कैरल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल था, जो कि क्रिसमस के हवाले से अक्सर परफॉर्म भी होता है। ओके, विलियम थैक्रे। सो विलियम थैक्रे जो था, ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन मैनर्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी ऑफ विक्टोरियन टाइम। सो ये रिच था, डिकेंस की तरह नहीं था। डिकेंस वाज नॉट दैट रिच। डिकेंस ने दुनिया में अच्छाई देखी, लेकिन थैक्रे ने दुनिया के अंदर बुराई ढूंढी, यानी ही वाज अ सिनिकल पर्सन। He was a realist, satirist and a moralist person. Natural और refined style था उसका। ये उसके वर्क्स हैं, उसकी बुक्स हैं, और वैनिटी फेयर की वजह से ये मशहूर है। ये एमसीक्यू अक्सर आता है, वैनिटी फेयर।
Charlotte Bronte, यानी जेन आया, द प्रोफेसर, Willett and Shirley Attell. So Jane Eyre and the Professor are very, very important works by Charlotte Bronte. So ये जो sisters इनकी कोई ज्यादा एज नहीं थी, बहुत कम सिने में ये इनकी डेथ हो गई. Emily Bronte, known for Wuthering Heights. So it is such a novel that you are not deciding at any stage कि who is good, who is bad or what is going on. So इतना suspense इसके अंदर हमें मिलता है. विकी कॉलिंस के मिस्ट्री, क्राइम और सस्पेंस पे मबनी प्ले नॉवेल्स थे. ट्रॉलप जो था, ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर और मिडिल क्लास को इसने अपना सब्जेक्ट बनाया. नॉर्मली ये मिडिल क्लास को पॉइंट करके लिखता था. जो लेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे उसमें हमारे पास जॉर्ज इलियट आती है, जॉर्ज मेरेडिथ, थॉमस हार्डी एंड रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ये जो नॉवेल्स थे ये दे वर कॉल्ड मॉडर्न नॉवेल्स, यानी लेट विक्टोरियन नॉवेल्स को मॉडर्न नॉवेल्स कहा गया. इसमें इस टाइम पे डिकेंस, थैकरे जो थे उस जैसे लोग, जिस तरह डिकेंस जो हैं और थैकरे इनके इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स थे, जर्नलिस्ट थे, फिलोसफर्स दोस्त थे, लेकिन इन लोगों के पास जो दोस्त थे वो कॉमन लोग थे. यानी जिस तरह मैंने बताया कि ये लोग बेसिकली सिटी लाइफ को टारगेट कर रहे थे, ये लेट वाले रस्टिक लाइफ को टारगेट कर रहे थे. तो इनके कैरेक्टर्स भी, इनके फ्रेंड्स, इनकी कंपनी भी रस्टिक लोगों पे मबनी थी. जॉर्ज एलियट, जिसका रियल नेम मैरी एन इवंस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. She was a psychological writer. She talked about psychological realism and critical approach. वॉर्विकशायर में रही और इसने वहां अपने नॉवेल्स की जो सेटिंग है वो वॉर्विकशायर को ही बनाया. मॉरलिस्ट थी, प्रीचर थी और इसका जो ह्यूमर था इट वाज वेरी मच देयर. सो इसका एडम बीड जो नॉवेल है दैट इज आल्सो सेट ऑन वॉर्विकशायर. ये इसके इंपॉर्टेंट नॉवल हैं जिसमें एडम बीड, द मिल ऑन द फ्लॉस और मिडल मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके. जॉर्ज मेरेडिथ, ये भी साइकोलॉजिस्ट थी, अपर क्लास को इसने सब्जेक्ट बनाया. मैक्सिम्स और एफरिज्म्स इसके नॉवल में मौजूद थे जिसका बेकन लिखता है. थॉमस हार्डी, यानी लेटर विक्टोरियन में सबसे पॉपुलर. सो इसके जो नॉवेल्स थे रस्टिक नॉवेल्स थे. इसमें हमें फैटलिज्म नजर आता है, यानी रोल ऑफ फेट एंड चांस. मेरेडिथ के मुकाबले में ही इज पैसिमिस्ट और इसके नॉवेल्स में भी हमें पैसिमिज्म नजर आता है. नेचर का बड़ा रोल है इसके नॉवल के अंदर. ही लव्ड नेचर एंड डिस्प्लेड दैट अकॉर्डिंगली. जिस तरह वॉर्विकशायर को जॉर्ज एलियट ने अपना सेट बनाया, सो हार्डी ने वेसेक्स नॉवल को अपना सेट बनाया. अब हेमिंगवे, अमेरिकन जो नॉवलिस्ट है, थॉमस हार्डी जो कि लेट विक्टोरियन, और लेट रोमांटिक जो है जेन ऑस्टन. ये तीनों इस लिहाज से बहुत काम आ जाते हैं. हालांकि ये इतने ज्यादा मेरे फेवरेट नहीं है, लेकिन इस लिहाज ज्यादा काम आ जाते हैं कि अगर आप इंटरव्यू में आपसे पूछे जाए कि आपका फेवरेट राइटर कौन है तो आप इनका नाम ले लो, तो आपको सिर्फ इनके थीम्स पता होने चाहिए. बाकी इनकी जो नॉवेल्स हैं उनकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह पे. तो आपने छोटी सी समरी पढ़ी हो हर नॉवल की और आप इनके थीम्स को जानते हो तो आपको शायद इसमें हर चीज नजर आ जाए, हर चीज, यानी आपका वो इंटरव्यू, ये क्वेश्चन क्लियर हो सकता है. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ट्रायर आइलैंड की वजह से बड़ा मशहूर है. किडनैप्ड इसकी स्टोरी ऑक्सफोर्ड की बुक्स में भी थी, फॉर किड्स, जिसमें एक बंदा जो होता है वो अपने अंकल के पास जाता है और अंकल उसे मारने का प्लान कर रहा होता है. या स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकल, जिसमें वो ड्रिंक पीता है एक दवाई और वो बड़ा एक मॉन्स्टर टाइप बन जाता है जिसका हल्क है. तो ये तीन इसके बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो मुख्तलिफ स्टोरीज, नॉवल, बुक्स, मूवीज के अंदर, कार्टून्स के अंदर भी इवन पब्लिश हुए. तो इसके नॉवेल्स को मॉडर्न नॉवेल्स कहा जाता है क्योंकि साइंटिफिक चीजों को ये लेके आता था. ये रस्टिक लाइफ के करीब था लेकिन साइंटिफिक चीजों के बारे में भी लिखता था और उसमें उसके हवाले से ये डील करता था. सो दिस वाज विक्टोरियन एज. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी. यस, यू कैन से वो भी साइकोलॉजिकल रियलिज्म था, ब्राउनिंग का भी, और एक तरह से जॉर्ज एलियट का भी साइकोलॉजिकल रियलिज्म था. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लंदन सोशल राइटिंग, यस, वेरी राइट. डिकेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लंदन्स डाउनट्रोडन and Thackeray representative of London's drawing room. Yes, exactly.
एंड नहीं, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मिस सर्वत उन्होंने पूछे फेवरेट राइटर्स, एटलीस्ट मेरे साथ जो थे उन तो काफी लोगों से ये पूछा गया फेवरेट राइटर के बारे में। वथरिंग हाइट्स जो है दैट इज, वथरिंग हाइट को हम डिस्कस करेंगे, इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन में उसे वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम एज अ बुक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज डॉक्टर फॉस्टर साहिब। कहाँ गए डॉक्टर फॉस्टर्स? सो हियर डॉक्टर फॉस्टर्स। अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो है क्रिस्टोफर मॉलो का बेस्ट प्ले है ऑफ ज्यू ऑफ माल्टा, और ये दोनों इसके शोरा फाक वर्क्स हैं जिनको मुख्तलिफ जगहों पे अक्सर कोट किया जाता है, अक्सर इसको डिस्कस किया जाता है, इसके ऊपर ड्रामास भी बने, मूवीज भी बनी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉवेल्स भी लिखे गए। अब ये जो है बेसिकली इट कम्स बाय मॉलो। सो क्रिस्टोफर मॉलो जो कि हु वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स। सो मॉलो जो था ही वाज एलिज़ाबेथन पोएट, शेक्सपियर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिसेसर। इट वाज सेड नो मॉलो नो शेक्सपियर। सो ये बेसिकली ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स की वजह से मशहूर है, जो कि इसने यूज की अपने ड्रामास के अंदर। लिरिकल इज बेसिकली क्लोज टू सिंगिंग, जिसमें आपको म्यूजिकल इफेक्ट्स नजर आते हैं। ड्रामेटिक इज नियरली क्लोज टू द एक्शन। ओके, सो अब क्रिस्टोफर मॉलो जो था ही वाज सेकंड चाइल्ड एंड सन ऑफ मॉलो, जो कि कैंटरबरी के इलाके में शू मेकर था। और स्कूलिंग के बारे में कोई ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये फिर किंग स्कूल गया कैंटरबरी में एज अ स्कॉलर। फिर इसने कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल को ज्वाइन किया कैम्ब्रिज में। इसने अपनी बैचलर्स डिग्री ली और उसके बाद कैम्ब्रिज में ही रेजिडेंस रखी, और यहाँ पे इंटेंडिंग टू टेक एंग्लिकन ऑर्डर्स, जो कि प्रोटेस्टेंट चर्च का एक हिस्सा है। और फिर उसने यूनिवर्सिटी ने हेजिटेट किया कि इसको मास्टर डिग्री दी जाए। इसकी जो डाउट्स थे लाइक अराइजिंग फ्रॉम हिज फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, के ये अक्सर रेगुलरली इरेगुलर था या इरेगुलरली रेगुलर था। सो जब इसमें प्रीवी काउंसिल ने इसको एक लेटर भेजा ये डिक्लेयर करते हुए कि ये he has been employed on masters touching the benefits of his country apparently in Elizabeth I secret service, यानी it was a taunt कि शायद ये इतना बिजी है कि इसको पढ़ाई की जरूरत नहीं है। मौलू जो था he was in London, he was writing for theaters and occasionally getting into troubles with authorities because of his violent behavior। तो ये बड़ा एग्रेसिव किस्म का इंसान था, और ये and this was also engaging himself from time to time in government service। so मौलू जो था एक डेंजरस रेपुटेशन थी इसकी एथीज्म के वाले से, जो कि डॉक्टर फोस्टर्स में हम देखते हैं, जो कि इसका एक माउथ पीस नजर आता है हमें। और इसमें हम जो इस लाइक व्हाटएवर थिंग्स ही हैज डिपिक्टेड इन डॉक्टर फोस्टर्स, इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा अपनी जात नजर आती है जिसको वो बयान करना चाह रहा है। सो खैर ये उसकी बायोग्राफी है। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे डॉक्टर फोस्टर, स्टैम्बलिन, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड ट्यू, मैसेकर ऑफ पेरिस एंड डिडो क्वीन ऑफ कैथरिज। डॉक्टर फोस्टर्स, अच्छा डॉक्टर फोस्टर्स क्या था बेसिकली? डॉक्टर फोस्टर्स वाज अ लर्नेड पर्सन, एक हाई लर्नेड पर्सन था, क्योंकि विटनबर्ग यानी जर्मनी, तो जर्मनी के इलाके विटनबर्ग में रहता था। अब उससे लगता था कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, सारी तालीम ले ली, सारा कुछ मेरे पास है, नॉलेज वगैरह, यानी हर नॉलेज की जो एक अटमोस्ट पोजीशन होती है, यस डिटेक्टिव भी कहते थे इसको, जो अटमोस्ट पोजीशन हो सकती है नॉलेज की, वो इसके पास थी। ये नहीं कहता था मैं मेडिकल या मेडिसिन क्या पढ़ूं जब मेरे उन लाइक नुस्खों से दुनिया सेहतयाब हो रही है, मैं लॉ को क्या पढ़ूं कि मैं खुद लॉ मेकर हूं। और दीन को तो कहता था ये बेसिस्ट है। तो फिर ये क्या कहता है कि मैंने बहुत सारी चीजों में से ये चूज करता है कि मैंने डिविनिटी को छोड़ के मैजिक को पढ़ना है। सो ये मैजिक को परसू करता है। और सर्वेंट वैगनर जो कॉमेडी कैरेक्टर है,
उसको बुलाता है कि वाल्डेस और कॉर्नेलियस जो इसके फ्रेंड्स हैं और मैजिशियन है उनको बुला के लाए। अच्छा, मीनवाइल जब वो आते हैं वो उसको बताते हैं कि किस तरह तुम मैजिक इनकैंटेशंस या मंत्र कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इतनी देर में दो एंजल्स आते हैं। जी डिविनिटी एड्यू, वो कहता है जी डिविनिटी अल्लाह हाफिज, और ये नेक्रोमेंटिक बुक्स हैं, ये हेवनली है। सो वो कहता है जी कि यहाँ पे जो गुड एंजल और बैड एंजल जो आते हैं वो इसको फ्रीक्वेंटली इसमें विजिट करते हैं। अब गुड एंजल क्या है, ये उसका जमीर है। बैड एंजल क्या है, वो उसका नफ्स का वो पार्ट है जो उसे मजबूर कर रहा है कि वो गलत चीज की तरफ जाए। और इसमें जब भी हम देखते हैं गुड एंजल बैड एंजल आता है, पहले गुड एंजल बोलता है, फॉस्टस उसको सुनता है। लेकिन बैड एंजल जब इविल एंजल बोलता है तो फॉस्टस करता वही है जो इविल एंजल कहता है, विच मीन्स कि ही वाज ऑलवेज प्रोन टू इविल। जिस हजरत अली का कौल है कि ताकत इज्जत शोहरत मिलने के बाद बंदा बदलता नहीं है, बेनिकाब हो जाता है। तो फॉस्टस बदला नहीं था, फॉस्टस बेनिकाब हुआ था, उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे। खैर, वो गुड एंजल की बात नहीं मानता, इविल एंजल की बात मान लेता है। सो वाल्डेस और कॉर्नेलियस कुछ स्पेल बुक्स देते हैं फॉस्टस को और उसे स्पिरिट समन करने का तरीका बताते हैं। अब ये जो स्कॉलर्स हैं दो जो उसके बाद आते हैं, और वो ये छोटे से कैरेक्टर्स हैं जो वैगनर के पास आते हैं, और वैगनर जो है उन्हें बताता है कि फॉस्टस का इंटरेस्ट मैजिक में है, और वो लोग कहते और वो उस पर अफसोस का इजहार करते हैं। सो इसमें बहुत सारे यानी ज्यादातर इसके अंदर जो थीम्स हैं वो एग्जेजरेटेड हैं, कॉमेडी हैं, जिनको पढ़ने का इतना फायदा या जरूरत नहीं है। अच्छा, फॉस्टस जो है वो कंज्यूरिंग शुरू करता है और एक डेविल को बुलाता है जो कि मेफिस्टोफेलिस है। वो मेफिस्टोफेलिस को जो इनकी पहली डिस्कशन है, सॉरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़ी मजे की है। तो वो जो बताता है हेवन और हेल का बताता है कि जिसने खुदा को देखा हो, मतलब फॉस्टस से पूछते भाई तुम अगर जन्नत में हो तो मेरे सामने क्या कर रहे हो? वो कहता है जब जिसने खुदा की शक्ल देखी और उसके बाद निकाल दिया गया तो उसके लिए हर जगह ही जन्म है, तो जन्म क्या है उसके लिए, उससे कुछ कहेगी। सो इसमें ये होता है कि वो से कहते कि मेरे खिदमत गुजार बनो, तो वो कहता है मैं सिर्फ लूसीफर की बात मानता हूँ और जो लूसीफर कहेगा मैं वही करूंगा। वो कहता है ओके। वो फिर उससे क्वेश्चंस करता है हेल और हेवन के हवाले से। वो उसे बताता है कि फिर मेरी एक ऑफर ले जाओ लूसीफर को देना कि मैं यानी फॉस्टस उसे अपनी सोल दे दूंगा 24 साल के एवज। तो 24 साल वो मुझे दे दे जिसमें मैं जो चाहूं करूं अनलिमिटेड पावर के साथ। तो मेफिस्टोफेलिस जो उसका सर्वेंट है वो जाता है लूसीफर के पास और फॉस्टस सोचता है कि उसने बड़ी अच्छी डील कर ली, बड़ा अच्छा सौदा हो गया उसका। मीनवाइल वैगनर का एक सीन आता है जिसमें वो क्लाउन के साथ होता है, सो दैट इज कॉमेडी सीन। ये याद रखिएगा कि ये जितने भी प्लेस थे खासतौर पे एलिज़ाबेथन थिएटर में जब भी कोई हॉरिबल सीन होता था या डेथ का सीन होता था, क्योंकि ग्रीक्स में हमने देखा कि डेथ जो थी हमेशा ऑफ स्टेज होती थी, स्टेज के पीछे होती थी। यहाँ पे डेथ जो थी अब प्रोमिनेंट सामने होना शुरू हो गई। तो उस स्टेज का, उस चीज का इफेक्ट बढ़ाने के लिए कॉमिक रिलीफ के तौर पे कॉमेडी सीन होते थे जिसमें पोर्टर्स होते थे, क्लाउन्स होते थे, ये मंच करे ऑडियंस को हंसाने के लिए। इससे क्या होता था कि वो जो ट्रेजिक इफेक्ट था वो रिलीज हो जाता था। आप अक्सर इंडियन मूवीज भी देखेंगे तो उसमें जब कोई हॉरर सीन आता है तो उसके साथ ही एक फनी सीन आ जाता है, और वो लाजमी आता है अक्सर, क्योंकि ताकि ऑडियंस के या देखने व्यूअर्स के माइंड से वो वाली जो हॉरर का जो एक इमेज है वो चीज थोड़ी कम हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्टस जो है वो उस हवाले से डील के बारे में हेजिटेंट होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, यानी एक दफा सेकंड थॉट देता है। तो वो जब करने लगता है तो उसको एंजल्स आते हैं, वो उसको दोबारा परसुएट करता है, गुड एंजल। लेकिन जो वो है दूसरा एंजल, वो उसे कहता है कि तुम रिजॉल्व रहो और अपने आप को लूसीफर की तरफ करो। तो वो रिजॉल्व हो जाता है और दोबारा अपने इस मुआहदे पे तवज्जो देता है। मेफिस्टोफेलिस आता है और फॉस्टस उसे क्वेश्चन करता है हल के बारे में, और ऑफिशियली एग्री कर जाता है कि लूसीफर उसकी डील मान गया। सो मेफिस्टोफेलिस कहता है कि लूसीफर ने कहा है कि तुम अब एक यानी जिसका होता है स्टाम्प पेपर, इस तरह ये लिख के दो अपने ब्लड से। सो फॉस्टस जो है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड जब वो काटता है अपने आप को हाथ को चाकू से, ब्लड उसका कंजील हो जाता है, थिकन हो जाता है और उससे वो लिख नहीं पाता।
तो वो कहते हैं ये किस चीज का साइन है। फिर यहाँ पे उसका होता, इसको एक दो साइंस नजर आते हैं कि फ्लाई अवे या निकल जाओ, बच जाओ, अभी भी टाइम है, लेकिन ये तवज्जो देता है तो फिर अगेन मेफिस्टोफेलिस इसे बातों में लगाता है। फास्टस दोबारा से रेजोल्यूट होता है और भूल जाता है कि ब्लड अगर थिक हो रहा है तो दैट कुड बी सम बैड ओमन। तो जो मेफिस्टोफेलिस होता है वो हेल से कोयले लेके आता है, और जब वो उससे कोयले पास रखता है उसके, तो उसका खून दोबारा से लिक्विड फॉर्म में बहना शुरू हो जाता है और वो इजीली उसको लिख लेता है। तो यहाँ में पता लगता है इसका नाम है डॉक्टर जॉन फॉस्टस, जो कि ये एग्रीमेंट साइन करता है। अच्छा, फॉस्टस जो है उसके बाद इमीडिएटली रिग्रेट शुरू कर देता है डील पे, लेकिन मेफिस्टोफेलिस डेविल्स का एक शो दिखाता है उसे उसका ध्यान बदलने के लिए। फॉस्टस फिर हेल के बारे में क्वेश्चंस करता है और वो फिर मेफिस्टोफेलिस से कहता है मुझे एक वाइफ चाहिए, तो मेफिस्टोफेलिस इनकार कर देता है, कहता है कि ये मैरिज जो है ये सेरेमोनियल टॉय है, अब जारी बात है शादी करेगा तो वो शादी जो है वो हक हलाल शादी होगी, तो प्रॉपरली उसका क्या फायदा। तो वो तो चाहता कि ये सिन करे, वो कहता तुम कोई भी खातून लो मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। तो वो उस एक डेवल को बुला लेता है एक खातून की शक्ल में, जिसपे फॉस्टस उस पे गुस्सा होता है। तो फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से किताबें लेता है जिसके ऊपर सारा नॉलेज लिखा होता है, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज होता है, प्लैंट्स का होता है, ट्री का होता है। तो फॉस्टस चूंकि अब 24 साल उसके पास हैं, वो इन तमाम चीजों को पढ़ के मजीद नॉलेज गेन करना चाहता है। फिर फॉस्टस को अगेन रिग्रेट होता है अपनी सोल के बारे में। फिर एंजल्स आते हैं और फॉस्टस जो है उसमें डिसाइड करता है कि मैं दोबारा रिपेंट नहीं करूंगा। फिर वो इवल एंजल की बातों में आता है। मेफिस्टोफेलिस उसे बताता है फिर आके प्लैनेट्स की कंपोजिशन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। फॉस्टस पूछता है कि दुनिया किसने बनाई, तो मेफिस्टोफेलिस इनकार कर देता है, वो कहता है कि मैं खुदा का नाम नहीं लेना चाहता। तो फॉस्टस अगेन रिपेंट करता है कि ये यानी उस खुदा के हवाले से। एंजल्स आते हैं, फॉस्टस कहता है कि वो रिपेंट करना चाह रहा है, लेकिन फिर लूसीफर आता है बाकी डेविल्स के साथ, फॉस्टस डर जाता है। वो फॉस्टस कहता है कि खुदा का या क्राइस्ट का नाम मत लो। फॉस्टस अपोलॉजी करता है, अपोलोजाइज करता है और अश्योर करता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ नहीं सोचेगा। लूसीफर फिर एंटरटेन करता है, 7 डेडली सिंस को बुलाता है जो कि पर्सोनिफाइड फॉर्म में इसके सामने डांस करते हैं, और वो फॉस्टस उस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करता है। और फिर लूसीफर फॉस्टस को एक और किताब देता है और वहां से चला जाता है। अब फिर यहाँ पे एक और सीन आता है जो कि एक स्मॉल सीन है, उसमें हम आगे इससे देखते हैं, यानी इसको स्किप करते हुए फिर ये रोम में जाता है और रोम में जाके पोप के डिनर पे जाता है, जहाँ पे पोप ने मुख्तलिफ प्रीस्ट्स को बुलाया होता है। तो ये जाके उनके खाने गायब कर देता है, उन्हें थप्पड़ मारता है, यानी उनको तंग करता है। फिर जर्मनी में यानी ये भी एक स्मॉल सीन है। फिर एक एम्परर की कोर्ट में जाता है और वहां पे जाके ये उस एम्परर से मिलता है और उसकी ख्वाहिश पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्पिरिट को बुलाता है। तो ये वो एम्परर बड़ा खुश होता है। फिर एक नाइट का सीन आता है जो कि नाइट के सर पे ये हॉर्न्स लगा देता है। नाइट फिर जो कि पहले इसको नहीं मान रहा होता है कि इतना पावरफुल है, और फिर इसको मानना शुरू कर देता है। फिर एक हॉर्स कोर्सर है जिसको फॉस्टस डराता है अपने मुख्तलिफ तरीकों से। और फिर उसमें ये होता है कि ड्यूक और डचेस के पास जाता है, उन्हें मैजिक करके डिलाइट करता है, उन्हें खूबसूरत यानी खूबसूरत चीजें दिखाता है। अच्छा, वैगनर जो है कि वो परेशान होता है कि फॉस्टस कब टाइम, अभी टाइम चलता जा रहा है, फॉस्टस के वो 24 ईयर्स पूरे होने वाले हैं। तो फॉस्टस जो है वो लोगों को इम्प्रेस करने में लगा होता है, कभी किसी किंग को, कभी किसी जगह पे। फिर एक स्कॉलर जिसके पास आता है ग्रुप, वो चाहते हैं कि हमने सुना है हेलन दुनिया में सबसे प्यारी खातून हुआ करती थी, तो हेलन की स्पिरिट दिखाई जाए। तो स्पिरिट आती है हेलन की, जो हेलन ऑफ स्पार्टा या हेलन ऑफ ग्रीस या हेलन ऑफ ट्रॉय कहा जाता है उसे। सो वो उसे दिखाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि एक ओल्ड मैन अपेयर होता है। सो ओल्ड मैन भी उसके जमीर को रिप्रेजेंट करता है। वो आके इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि ये रिपेंट करे, और फॉस्टस रिपेंट करने लगता है। लेकिन फिर मेफिस्टोफेलिस के डराने पे वो कहता है कि जाके अब तुम इस बूढ़े को डरा के आओ, मार के आओ, क्योंकि उसने मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की। वो कहते नहीं, उस बूढ़े का ईमान बड़ा ज्यादा, मैं उसे टच नहीं कर सकता, लेकिन तुम बंदे के पुत्र बन के रहो। खैर, मेफिस्टोफेलिस को फॉस्टस कहता है कि हेलन को बुलाया जाए, मेरी बिलवड बनाया जाए,
कि उसकी जो ब्यूटी है वो शायद उसे इसकी घिनौनी तकदीर से डिस्ट्रैक्ट कर सके। खैर, वहां पे जब हेलन आती है तो उसके डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं कि वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च 1,000 शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ एलियम। एलियम मींस ट्रॉय, कि ये वो चेहरा है कि जिसके पीछे 1,000 शिप्स डाल दिए गए समुद्र में, और ट्रॉय के वो मीनार जो कि आसमानों को छूते थे उन्हें जला के खाकस्तर कर दिया गया। सो वो फिर हेलन को किस करता है, और उसके बाद फिर जो फॉस्टस की डेथ का टाइम करीब आता है। तो ये जो आखिरी टाइम है बेसिकली ये एक बड़ी ही कमाल स्पीच लिखी है मौलो ने। यानी वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स वी शुड क्वाइट ऑफन रीड दैट, कम से कम डेली भी पढ़ ले तो हमारा ईमान ताजा हो जाए। तो फॉस्टस को पता था कि वो मरने वाला है, अब उसके लिए 1 घंटा रह गया। 1 घंटे बाद डेविल्स आएंगे, 24 साल पूरे हो चुके हैं, और उसको ले जाएंगे। वो रोता है पिटता है कि ये टाइम बढ़ जाए, मैं बच जाऊं। वो 45 मिनट रह जाते हैं। वो कहता है ये पहाड़ जमीन आसमान टूट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊं। आधा घंटा रह जाता है। वो कहता है कि मुझसे तो ये जो वो चीजें हैं जो इन एनिमेट है वो बेहतर है। 15 मिनट रह जाते हैं। वो कहता है फॉस्टस कभी पैदा ही ना हुआ होता, फॉस्टस इस लाइफ से तो बेहतर था, फॉस्टस ने कभी जन्म ही ना लिया होता। फिर ये होता है कि बहरहाल डेविल्स आते हैं और उसे घसीट के ले जाते हैं। सो कोरस जो है वो कंक्लूड करता है एपिलॉग के तौर पे। तो वो कहता है कि फॉस्टस हेल में चला गया, और वो ऑडियंस को कहते हैं कि अनलॉफुल थिंग्स यानी मैजिक, इसकी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ये इंसान की अप्रोप्रिएट नॉलेज और ह्यूमन लिमिट से बियॉन्ड की चीजें। तो ये जो है इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं डॉक्टर फॉस्टस में। फॉर एग्जांपल मैन्स लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, कि दिखाया गया कि इंसान जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, इंसान इंसान है, उसके कुछ ना कुछ लाइक लिमिटेशंस हैं। जिस तरह हमें कहा जाता है कि दीन के बारे में यानी उतना ना सोचो जितना हमारी अकल इजाजत नहीं देती, वरना इंसान दहरिया हो जाता है, दीन से कट ऑफ भी हो सकता है। प्राइड एंड सिन बताया गया इसमें कि प्राइड एंड सिन जो फॉस्टस का था, कितना प्राउड फील करता था वो अपने ऊपर, और ये उसका हमार्शिया बना और सिंस में ले डूबा उसे। फ्लैश एंड स्पिरिट का दिखाया गया कि फ्लैश वो है जो दुनिया है, स्पिरिट वो है जो कि आखिरत है। सो फ्लैश की अहमियत को फॉस्टस पहचान गया, लेकिन स्पिरिट को उसने दाव पे लगा दिया। डैमनेशन है जो कि फॉरएवर बिजनेस डील जो ये करता है, जो कि इसको हमेशा हमेशा के लिए ले डूबती है। साल्वेशन मर्सी एंड रिडेम्पशन, जो कि फॉस्टस को चांस मिलता है इसका, लेकिन फॉस्टस हम सब की तरह बार बार इसको ठुकराता रहता है और अपने आप को गर्क रखता है उसी इल्यूजन में। वॉल्टिंग नॉलेज ओवर विजडम, के जब नॉलेज हद से बढ़ जाता है तो वो अकल पे पर्दे डाल देता है, गरूर उस पे आ जाता है। टॉक एंड एक्शन, के इंसान का जो टॉक है दैट लीड्स टू हिज एक्शन, कि जो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो गुफ्तगू आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत, फिर हमारी फितरत बन जाती है। बार्गेन यानी वो डील जो वो करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, बड़ी मशहूर हुई, बहुत जगहों पे इसको रिकैप किया गया। एंड फेट वर्सेस फ्री विल, जस्ट लाइक इन Oedipus, दिस इज आल्सो अ मेजर थीम ऑफ इट, जिसमें वी गेट टू नो कि दिस इज डिबेटेबल। यस, फॉस्टस के पास ये जो भी हुआ, इस ये फेट का खतरा था या इट वाज बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स और मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट टू नो कि दिस वाज बिकॉज ऑफ हिज फ्री विल, यानी इसमें उसकी तकदीर में ये नहीं लिखा था, बट दिस इज व्हाट ही चोज फॉर हिमसेल्फ। ओके, देन आफ्टर दैट लिटरेरी फिलोसफिकल रेफरेंसेस हैं जो कि इसमें लिए गए। ये कुछ चीजें ये जो इसने कोट की, मौलो ने अपने इस यानी बुक के अंदर, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं जो इसके अंदर कोट किए गए, जो कि आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है व्हेन यू रीड द टेक्स्ट ऑफ इट। और इसमें जो अनइम्पोर्टेंट सीन्स हैं, जिसमें पोटर सीन है, जिसमें क्लाउन सीन है, जिसमें वो कोर्स हॉर्स कोर्स, इनको बेशक ना पढ़े। नाइट सीन, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि फॉस्टस को इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला, यानी वो 24 साल में क्या नहीं कर सकता था, लेकिन उसने किया क्या? वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ा रहा, उसने तो खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय भी नहीं किया। So this was Dr. Faustus, the complete summary of it. And now coming to the questions, if any, yes, you may ask. Okay, यहाँ पे अब है, yes, homofuge, fly away.
Dr. Foster is telling the set patterns of the age and risk is fate to achieve infinite power. So can we say that this is the renaissance? Yes, renaissance spirit है ना, power. ये सारा renaissance Machiavellian approach है कि end justifies the means. ये वो नहीं है कि morality की तरह means justify the end, कि नेक काम करोगे तो जन्नत में जाओगे. ये इस चीज पे बिलीव करते थे renaissance के स्पिरिट वाले कि end justifies the means, कि भाई बेकन भी ये कहता था कि अच्छी पोजीशन हासिल कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी चीजें बेहतर हो जाएंगी, रिश्वत दी है, नकल की है, कुछ भी किया, सब ठीक हो जाएगा. ओके यस एग्जैक्टली मिस सरवत, यही उसके फाइनल वर्ड्स से. यस फोस्टर्स को हम अरिस्टोटल के ट्रेजिक हीरो के ऊपर परख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होंगी जिसपे ये वायलेट करता होगा, लाइक ड्रामेटिक यूनिटीज को इसने वायलेट किया, लाइक शेक्सपियर के प्ले के अंदर, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये उन ड्रामेटिक एलिमेंट्स के ऊपर पूरा उतरता है जो कि अरिस्टोटल ने दिए. नाउ कमिंग टू लिंग्विस्टिक्स, हमने मोफोल यानी वो शुरू कर दिया था, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गए थे, ये साउंड पैटर्न्स. तो ये साउंड पैटर्न्स जो कि फोनोलॉजी है बेसिकली, इसको डिस्कस करना जरूरी था, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो टू मॉर्फोलॉजी. ओके जी, दिस इज फोनोलॉजी. सो फोनोलॉजी जो है लैंग्वेज में, फोनेटिक्स जो है बेसिकली दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, एक जनरल स्टडी है उसके बारे में. फोनोलॉजी एक पर्टिकुलर स्टडी है, यानी उर्दू की अपनी फोनोलॉजी है, इंग्लिश की अपनी फोनोलॉजी है. फोनोलॉजी क्या है? दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड इन अ सिस्टम इन अ लैंग्वेज. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, ये समझने वाले हैं, इस पर तवज्जो दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोनीम. So phoneme क्या है? Each of these meaningful distinguishing sound in a language is called a phoneme. Like हमारे पास 44 sound segments हैं, 44 sounds हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, यानी 26 letters हैं, तो 44 sounds हैं. That means के 44 phonemes हैं. So 44 phonemes हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी वो जो distinguishing sounds हैं जो ई को से अलग करती हैं, these are phonemes. अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज फोन. फोनीम जो है वो माइंड में है, एब्स्ट्रैक्ट है. फोन फिजिकल रियलाइजेशन. सेम इज केस विद मॉर्फीम एंड मॉर्फ. मॉर्फीम रिटन या स्पोकन में नहीं है, वो हमारे मेंटल इमेज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. जब हम उसे लिख देते हैं वो मॉर्फ बन जाता है. सिमिलरली जो फोनीम है वो हमारे माइंड में है. ये वही डिफरेंस है जो सेंटेंस और अटरेंस का है. सेंटेंस कहां पे? यहां पे. जब हमने उसे लिखा बोला वो अटरेंस बन गया. सो यही फोनीम हमारे माइंड में अगर 44 साउंड्स हैं, मसलन सा, द, ये जो हमारे माइंड में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो फोनीम है. जब हम उन्हें बोल देते हैं वो फोन बन जाता है. सो फोन उसकी फिजिकल रियलाइजेशन है और फोनीम एक मेंटल इमेज है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. एलोफोन्स के, एलोफोन्स के वो एक फोन का वेरिएंट है, एक फोन की एक वैरायटी है. यानी जिस तरह आप यहां पे देख रहे हैं कि ये फोन और एलोफोन आपस में क्लोजली रिलेटेड है. मसलन सॉरी, आप अगर मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में हो तो वहां पे हम एक चीज में बड़ा फोकस करते हैं कि यू हैव टू यूज CKPQT. अब CKPQT क्या है? दैट इज लाइक a king can kill, a king can kill, a pan can span, a pan can span. So this is the way to talk. यानी CKPQT. जहां जहां ये वर्ड्स आएंगे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं. Phones are phonetic units and appear in square brackets. Phones are phonetic units and appear in square brackets. इस तरह, यानी आपने इनके साथ था की साउंड ऐड करनी है, हा यानी हा की साउंड ऐड करनी है, एस्पिरेशन ऐड करनी है. अब मैं कहता हूं पेन, फिर मैं कहता हूं पेन, पेन, पैन, ठीक है. कैट, 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 किंग, किंग, क्वीन, क्वीन. तो ये जो
अब ये अगर मैं प साउंड यूज कर रहा हूं, उसको मैं पेन में पेन फ साउंड कर रहा हूं, सो जो फ है वो प का एलोफोन है, यानी उसी ये साउंड, वो जो बेसिक साउंड है वो चेंज नहीं हुई, उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, तो वो जो फोन की एक वेरिएशन है दैट इज कॉल्ड एलोफोन। सो इसे एलोफोन कहा जाता है। अच्छा, देन वी हैव मिनिमल पेयर्स। अब मिनिमल पेयर्स कौन से होते हैं हमारे पास, कि कई हमारे पास वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं, यानी सील झील, बिन बीन, पैन पैन, या कुक कुक। सो इसमें फोनेटिक डिस्टिंक्शंस जो होती हैं लैंग्वेज में, वो पेयर्स या सेट ऑफ वर्ड्स के जरिए होती हैं। व्हेन टू words such as pat and bat are identical in form except for a contrast in one phoneme, so ये minimal pair बन जाते हैं। मसलन सील झील, वो ईल साउंड सेम है, सिर्फ सा की जगह ज आ गया, सील झील, पिन बिन, फैट बैट। तो यहां पे सिर्फ एक साउंड के चेंज होने से जब साउंड वर्ड चेंज हो जाता है तो ये जिस तरह ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, वो मसलन पिन बिन का मिनिमल पेयर है, ये दोनों, ये एक तरह से ये मिनिमल पेयर बन जाते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से as far as phonetics is phonology is concerned. Then we have syllable. अब syllable जो है, syllable क्या होता है बेसिकली, हिज्जा, इसमें एक वॉल होता है या एक वॉल लाइक साउंड होती है, दैट मे बी अ सिंगल वॉल, दैट मे बी अ डिफ्थोंग। अब ये जो मोस्ट कॉमन टाइप होती है, मसलन इन्हें हम सी के जरिए, कॉन्सोनेंट्स और वी के जरिए वॉल लिखते हैं, और टिपिकली इसको सीवी लिखते हैं। सीवी मींस कॉन्सोनेंट वॉल, यानी आप कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसके अंदर अगर एक छोटा सा एक सिलेबल है, मसलन आपको एक चीज मैं बता दूं कि जैसे आप नॉर्मली हम जिस तरह टाइप कर रहे होते हैं ना, टाइप करते हुए जिस तरह, अब ये मैं आपको इस पे करके दिखाता हूं कि मैं फॉर एग्जांपल यहां पे लिखना चाह रहा हूं ये KIS की ए, तो ये मैंने लाइन लगा के नीचे एन लिख दिया जिस हम पेजेस पे करते हैं। अब ये तरीका गलत है, हम अपनी मर्जी से उस वर्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, या तो मैं इधर ब्रेक करूंगा और आगे किस्तान को आगे ले जाऊंगा, या मैं PAKIS और TAN को आगे ले जाऊंगा, या मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, हम हमेशा इसे सिलेबल पे ब्रेक करते हैं। अब सिलेबल है बेसिकली वो सिलेबल, उसके अंदर हमारे पास वो CV का कॉन्सेप्ट है, यानी हर सिलेबल पे ब्रेक हो रही है, तो PA यानी एक वॉल है और एक कॉन्सोनेंट है, KIS उसमें एक आसपास कॉन्सोनेंट्स है और एक वॉल है, और TAN उस सिलेबल में भी एक वॉल है। सो हर सिलेबल में वॉल या वॉल लाइक साउंड का होना जरूरी है। अब राइम क्या होता है? राइम बेसिकली एक टेक्निकल पार्ट है, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं सिलेबल के जिसमें हमारे पास ऑनसेट या वन और मोर कॉन्सोनेंट जिसके बाद एक राइम आती है, यानी इसको हम आप यूं समझ सकते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट है सिलेबल का, यानी जिसको ऑनसेट कहा जाता है, यानी ऑनसेट का मतलब है वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, एक कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जिस तरह ट्रांसक्राइब, सो टी ठ र और फिर वॉल, तो दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब इसमें न्यूक्लियस और कोडा, सो न्यूक्लियस और कोडा ये भी इसमें होती हैं। जो राइम पार्ट है बेसिकली, राइम पार्ट इसमें RIM में भी लिखा जाता है। राइम पार्ट में उसमें दो हिस्से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस जिसमें वॉल होता है, क्योंकि एक वॉल नहीं है तो सिलेबल नहीं बनेगा, वॉल इज नेसेसरी टू मेक अ सिलेबल, पाकिस्तान इस तरह। सो जो न्यूक्लियस है उसमें वॉल होता है, एंड देन कोडा जो कि उसके बाद आने वाला एक कॉन्सोनेंट है। सो सबसे पहले हमारे पास सिलेबल होता है, उस सिलेबल के सिलेबल में राइम होता है,
राइम में न्यूक्लियस एंड कोडा है। न्यूक्लियस और कोडा जो है, उस न्यूक्लियस के अंदर वॉल होता है और कोडा में कॉन्सोनेंट होता है, जो कि उस वॉल के बाद आता है। सो कुछ कॉन्सोनेंट वॉल से पहले हो सकते हैं और कुछ बाद में हो सकते हैं। सो दिस इज द फिगर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनसेट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट का है, उसमें हमारे पास सिलेबल है। सो ऑनसेट मींस वन और मोर कॉन्सोनेंट्स। सिलेबल के दो पार्ट्स, सिलेबल का एक पार्ट है बेसिकली प्राइमरीली जिसको हम राइम कहते हैं, एक को हम ऑनसेट कहते हैं। सो ऑनसेट में एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। लाइक एक जिस तरह ट्राई, सॉरी जिस तरह मैंने पहले पाकिस्तान का पी ए फा, एक कॉन्सोनेंट और एक वॉल, या ट्राई ठीक रा और आगे वॉल। सो सिलेबल में ऑनसेट जिसमें कॉन्सोनेंट होगा, और दूसरा इसका पार्ट है राइम का जिसके आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। एक उसका न्यूक्लियस है जिसमें वॉल होता है, इसका होना जरूरी है एक सिलेबल में, एंड देन देयर इज कोडा दैट इज अगेन अ कॉन्सोनेंट। सो सिलेबल दो चीजों से बना है, ऑनसेट से और राइम से। ऑनसेट में एक या दो कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, तीन भी होते हैं कई सूरतों में। फिर राइम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर लाजमी तौर पे वॉल होता है, और फिर एक कॉन्सोनेंट होता है जिसे कोडा कहा जाता है। अब फिर इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एसिमिलेशन। जब टू साउंड सेगमेंट्स जो होते हैं, जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को लाइक यानी इन अ वे के एक का एस्पेक्ट दूसरे में हमें नजर आता है। जिसका एक वर्ड है ब्लड प्रेशर। सो वो क्या है? ब्लड प्रेशर। ये साउंड्स आपस में एसिमिलेट हो जाएंगे, डी और बी तो अक्सर एसिमिलेट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर, दैट इज नॉट ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। गुड बॉय नहीं, good boy, he's a good boy, yeah, she's a good girl, not good girl, not good boy. He is a good boy, she's a good girl, and they have blood pressure. Blood pressure, not blood pressure. तो ये जो एक साउंड जो है दूसरी साउंड में एसिमिलेट हो जाती है, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। एक प्रोसेस होता है इलीजन, जिसमें एक साउंड सेगमेंट मिस कर देते हैं, निकाल देते हैं हम, इसको इलीजन कहते हैं। जिस तरह फ्रेंडशिप, फ्रेनेमी, हैंडसम, हैंडकरचीफ, तो उसमें साउंड को हमने निकाल दिया, डिलीट कर दिया, दैट इज इलीजन। हैंडसम, हैंडकरचीफ, इसमें साउंड नहीं है। सो दीज, और इसके अलावा फिर हमारे पास जो होते हैं स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस जो है बेसिकली वो क्या होता है कि हम कुछ यानी एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स के ऊपर और वर्ड्स के अंदर सिलेबल्स पे स्ट्रेस देते हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास सिलेबल्स ऐसे हो जो कि सेम हो, जिस तरह सिलेबल्स वो हैं जिस तरह लाइक डेजर्ट, ठीक है, तो डेजर्ट नाउन के तौर पे बोलेंगे, सो दैट इज डेजर्ट। वर्ब के तौर पे बोलेंगे डिजर्ट, ठीक है। इसी तरह रिसर्च, रिसर्च, ये मैं उस पर अपना वो दे रहा हूं, लाइक स्ट्रेस दे रहा हूं। फिर एक्सेस, एक्सेस, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, प्रेजेंट, प्रेजेंट। सो सेम वर्ड्स जो कि वर्ब और नाउन के तौर पे यूज होते हैं, हम उसके पहले सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे तो वो नाउन बन जाएगा, सेकंड पे करेंगे तो वर्ब बन जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जितने भी नाउन्स हैं नॉर्मली, यानी ये एक देसी कुली है, नॉर्मली हम उनके पहले सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं। अब जिस तरह देख लें, हम लाइक जो कमेंटेटर्स हैं, हम कहते हैं जी वसीम नहीं आया, वसीम इमरान, वो क्या कहेंगे? वसीम इमरान, ठीक है, या इंजमाम या वाक यूनिस, वो वकार नहीं कहेंगे, दे विल से वाक यूनिस। सो इन दिस वे हम जब बोलते हैं तो हम उर्दू के स्ट्रेस पैटर्न को इंग्लिश में लेके आते हैं, जिससे गलती करते हैं। बस आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, नो दिस इज रॉन्ग। आई एम गोइंग टू, जैसे मैंने कहा नाउन्स में हमेशा फर्स्ट सिलेबल पे, नॉर्मली फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करते हैं। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी। द फैकल्टी ऑफ माई कैंपस, फैकल्टी नहीं,
द फैकल्टी ऑफ माई कैंपस इज गुड। इसी तरह ये है वर्ड स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है कि एक सेंटेंस के अंदर आप किसी भी वर्ड पे स्ट्रेस दें, उसका मीनिंग चेंज हो सकता है सेंटेंस का। यानी आपके कहने का जो एक अंदाज है, या जो आप व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से, वो चेंज हो जाता है। मसलन आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस, आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस। इसका मतलब है भाई मैंने हुक्म दिया था। आई ऑर्डर्ड यू यानी मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। आई ऑर्डर्ड यू मैंने तुम्हें कहा था। आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग मैंने कहा था लेके आना है। आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस, एक बुके लेना था। आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस, कि पूरा बंच चाहिए था। आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस, सुर्ख फूल चाहिए थे भाई। आई ऑर्डर्ड यू टू ब्रिंग अ बुके ऑफ रेड रोजेस, गुलाब चाहिए था। अब ये 8 जगह पे एक छोटे से सेंटेंस के अंदर चेंज आई जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटेंस स्ट्रेस की वजह से। यानी एक सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स पे हमने स्ट्रेस दिया। अब इनके साथ एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होती है? दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग फॉलिंग एंड फॉलिंग राइजिंग। यानी ये 4 टाइप्स हैं। राइजिंग हम नॉर्मली जब हमारी टोन ऊंची होती जाती है, फॉलिंग में हमारी टोन जब नीचे होती जाती है, फिर राइजिंग फॉलिंग जब ऊंची होकर नीचे होती है, फॉलिंग राइजिंग जब नीचे जाते हुए फिर ऊपर जाती है। यानी अगर मैं कहता हूं कि यानी आपको मैं एग्जांपल देता हूं राइजिंग की और राइजिंग फॉलिंग की। हाउ इज योर सन असलम? अब ये राइजिंग टोन है। हाउ इज योर सन असलम? या फिर मैं अब राइजिंग फॉलिंग की एग्जांपल दे रहा हूं, हाउ इज योर सन असलम? हाउ इज योर सन असलम? अब वही असलम पहले सेंटेंस में बेटा था, दूसरे में बाप बन गया। तो वो हाउ इज योर सन असलम, इसका मतलब असलम बेटे का नाम है। हाउ इज योर सन असलम, इसका मतलब है कि असलम बाप का नाम है, जिसे आप पूछ रहे हो कि उसके बेटे का क्या हाल है। सो ये इंटोनेशन होती है कि इंटोनेशन बेसिकली कम्स फ्रॉम टोन। जो मोनोटोन आपने सुना होगा। मोनोटोन क्या होती है? एक ही टोन में बोलना। जो लोग एक ही टोन में बोलते हैं उनको सुनने वालों को नींद आ जाती है, जैसा नवाज शरीफ साहब। मैं पॉलिटिकल होके नहीं कह रहा, लेकिन वो लोग जो कि बहुत सारे लोग जो कि मुख्तलिफ टोन यानी हाइपर होना भी कोई टोन नहीं है, जैसा तारुल कादरी साहब करते हैं। मैं इन सब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो, पर्सनली मुझे नहीं पसंद होगा, लेकिन उसकी तकरीर बहुत अच्छी थी। राइस था, फॉल था। जो ये है पाकिस्तान का, ये जो इमरान खान की कैबिनेट में जो पीरी मुरीदी वाला, यानी शाह महमूद कुरैशी, सॉरी, उसकी स्पीच सुने, अचानक बैठेगा, अचानक उठेगा। ये जो स्पीच होती है, इसको सुनने का मजा आता है कि आप जो है बहुत ज्यादा आप उसको सुन रहे हो, वो अचानक वो पीक पे गया, फिर नीचे आ गया। वो जो बंदा त्रौ 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 ऊपर AK-47 छोड़ा होता है, ये बिल्कुल ऐसे, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक हो, फिर ये दवा समझ आ रही नहीं आ रही, खसमान खाओ। ये चीजें, ये टोन, ये मोनोटोन्स है। सो जो मोनोटोन से वर्ड निकला है मोनोटनस, के एक जैसी चीज, उकताहट। सो ये जो टोन है, ये बेसिकली जब टोन को हम चेंज करते हैं ऊपर नीचे, तब हमारी स्पीच इंपॉर्टेंट लगती है और इन्फ्लुएंशियल लगती है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। नाउ कमिंग टू